नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया है, जो कि आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है आपका टेस्ट है। कहने का मतलब, इस वीडियो में हम टोटल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस किए हैं, जिसमें से बताना है कि आपको 25 में से कितने का आंसर आपका सही हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज कहने का मतलब टेस्ट इसलिए हम ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपका जो है समय बहुत कम है। तो प्लीज़ आप अपना जो है कहने का मतलब कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। आप एग्ज़ाम में ज़रूर बेहतर करिएगा। ठीक है, इसलिए आपको जो है प्रैक्टिस करा दे रहे हैं एग्ज़ाम से पहले, ताकि जो है आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। और प्लीज़ दोस्त, आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और पहले सभी प्रश्न का आंसर आप पहले खुद से करिएगा, उसके बाद हमारा आंसर देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो को पॉज करना चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप पहले खुद से आंसर करिएगा। और दोस्त, प्रश्न आते एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप घबराइएगा नहीं। पहले सभी प्रश्न को अच्छे तरह से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर आप करिएगा। ठीक है, ऑप्शन भी पढ़िएगा पूरा, नहीं तो आप आंसर देखें और टिक कर दीजिएगा, उस तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको प्रश्न पढ़ना है ठीक से, उसके बाद ऑप्शन भी पढ़ना है, उसके बाद आंसर करिएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से, इसीलिए हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आप उस तरह से उस माहौल में ढल जाएँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सभी प्रश्न को आंसर पहले खुद से करिएगा, उसके बाद हमारा आंसर देखिएगा। और आप मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न पे। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। यानी धारावाही चालक, कहने का मतलब कोई भी कंडक्टर है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वह किस तरह का होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है समरूप, दूसरा में दे रहा है त्वरित, और तीसरा में दे रहा है एक रूप औसत, और चौथा में दे रहा है अवमंदित। तो आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि धारावाही चालक के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन की गति किस तरह का होता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन में दिया हुआ, आपको सही आंसर चुनना है। पहले आप खुद सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका बाद हमारा आंसर देखिएगा। तो ये प्रश्न का आंसर पहले खुद करिएगा, उसके बाद हमारा आंसर देखिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्वरित हो जाएगा। ठीक है, त्वरित। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, त्वरित। यानी कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वह जो होता है त्वरित होता है, यानी एक्सलरेटेड होता है। ठीक है, एक्सलरेटेड होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय फलस्क का मात्रक होता है। चुंबकीय फलस्क का मात्रक होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है टेस्ला, दूसरा में दे रहा है वेबर, तीसरा में दे रहा है फैराड, और चौथा में दे रहा है एम्पियर। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वह वेबर होता है, वेबर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, वेबर। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है वह वेबर होता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि समान आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। यानी समान आँख लेंस का जो फोकस दूरी होता है लगभग होता है। पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, दूसरा में दे रहा है 1 सेंटीमीटर, तीसरा में दे रहा है 2 सेंटीमीटर, और चौथा में दे रहा है 25 mm। तो चार ऑप्शन दिया, पहले खुद सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यानी कि समान आँखें, नॉर्मल आई लेंस के लिए जो फोकस दूरी होता है लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 2 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। हम लोग के आँख में जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और उसका जो लगभग फोकस दूरी जो होता है वह 2 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसको आप नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर देखिए मार टिक नहीं कर दीजिएगा। ये 25 सेंटीमीटर जो होता है समान आँख लेंस का जो होता है न्यूनतम दूरी होता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम अगर कोई भी वस्तु को रखेंगे हमारे आँख से, तो वह वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देगा। लेकिन आँख से 25 सेंटीमीटर की दूर पर अगर रखा जाए तो वह वस्तु जो है साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो हो गया सी ऑप्शन 2 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। समान आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि हीरा का क्रांतिक कोण होता है। यानी हीरा का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है 37 डिग्री, 37.21 डिग्री, और दूसरा दे रहा है 24.41 डिग्री, और तीसरा में दे रहा है 41.21 डिग्री, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है, क्रिटिकल एंगल होता है, वो क्या होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24.41 डिग्री। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिया, इसमें जो करेक्ट आंसर है 24.41 डिग्री। ठीक है, हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 24.41 डिग्री। आपको डायरेक्टली इसे याद कर लेना है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
पाँचवा नंबर में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन श्रेणी इंफ्रारेड परिसर में है, यानी कौन सा जो श्रेणी है वह इंफ्रारेड श्रेणी में है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लाइमन श्रेणी, दूसरा ऑप्शन है बामर श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है पास्टन श्रेणी और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इंफ्रारेड श्रेणी का है। ठीक है, तो इंफ्रारेड श्रेणी में जो होता है वो कौन होता है, पास्टन होता है। ठीक है, पास्टन श्रेणी। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, पास्टन श्रेणी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखेगा। कह रहा है इंफ्रारेड परिसर में, तो पास्टन श्रेणी हो जाएगा। और पहला जो दे रहा है लाइमन श्रेणी, यह किस में होता है, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। और बामर श्रेणी जो होता है यह विजिबल रीजन में होता है, विजिबल रीजन में आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी दृश्य परिसर में होता है, यह अल्ट्रा वायलेट परिसर में होता है। ठीक है, और पासन जो होता है इंफ्रारेड परिसर में होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, 5 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है अनंत होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां में कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलता है, कौन सा राशि जो है प्रकाश के अपवर्तन जब होता है तो कौन सा जो राशि होता है नहीं बदलता है। पहला ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है वेग और चौथा ऑप्शन है तीव्रता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो जो होता है आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वह चेंज नहीं करता, यानी कांस्टेंट रह जाता है। ठीक है, तो वह बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी था आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया, तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम से पहले देख लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम का बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो फटाफट आप वो सभी वीडियो का रिविजन कर लीजिए ताकि जो है आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में कह रहा है कि टेस्ला मात्रक है, टेस्ला जो मात्रक है वह किसका है। तो पहला होता है चुंबकीय फ्लक्स का, दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र का और तीसरा होता है विद्युत धारा का और चौथा होता है इनमें से कोई नहीं। तो टेस्ला जो मात्रक होता है वह विद्युत क्षेत्र का होता है, किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, विद्युत क्षेत्र का। और चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है क्या होता है, जस्ट अभी आपको पीछे होता है वेबर होता है। ठीक है, वेबर होता है। और विद्युत धारा का क्या होता है, तो एम्पियर हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे टेस्ला जो हो गया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का यानी मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि दो संपर्कित उत्तल लेंस का समतुल्य लेंस होता है, यानी दो उत्तल लेंस को अगर संपर्कित यानी रखा गया है, सटा कर रखा गया है, संपर्क में रखा गया तो समतुल्य लेंस जो बनेगा वह कौन सा लेंस बनेगा, अवतल लेंस बनेगा, उत्तल लेंस बनेगा, बेलनाकार लेंस बनेगा या इनमें से कोई नहीं। तो दो उत्तल लेंस को अगर आप संपर्कित करते हैं यानी दोनों को अगर कांटेक्ट में करते हैं तो इसका जो समतुल्य लेंस बनेगा वह भी उत्तल लेंस ही बनेगा। ठीक है, उत्तल लेंस। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, उत्तल लेंस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा जो है निम्नलिखित में से कौन है, विभवमापी, मीटर ब्रिज, वोल्ट मीटर या इनमें से कोई नहीं। यानी व्हीट स्टोन ब्रिज का वर्क क्या है, इसे जो है रेजिस्टेंस को मेजर करना। ठीक है, तो उसका निम्न ये सभी चार ऑप्शन में आपको और बताना कि कौन जो है इसमें जो और जो है रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज जो होता है यह भी रेजिस्टेंस को मेजर करता है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मीटर ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा जो निम्नलिखित में से कौन है, तो मीटर ब्रिज है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि 1/4πε0 का SI मात्रक होता है, यानी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे देखिएगा, आपको अच्छा तरह से समझा देंगे ताकि आपको कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं 1/4πε0 का SI मात्रक होता है। तो आप फार्मूला जानते होंगे, F बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1/4πε0 एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा के R²। ये फार्मूला आप जानते होंगे। तो आपका जो है इतना का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इतना का मात्रक पूछा जा रहा है, तो इसे जो है हम इसे के से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, के से डिनोट करते हैं इसे। ठीक है, तो के हम इसे मान लेते हैं और बाकी को जो है के बराबर जो है कहने का मतलब इसको के बराबर क्या लिख सकते हैं, के बराबर देखिए क्या लिख सकते हैं, FR² और Q1 Q2 इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, Q1 Q2। तो यहाँ पे F, यहाँ पे इसी का तो हमारा यूनिट निकालना है। ठीक है, इसी का यूनिट निकालना है इतना का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे बता रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स हो गया तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आर है तो आर क्या हो, दो मैंने चार्ज के बीच का दूरी का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का माने मीटर, ऐसा ही मात्रा क्या होता है तो वह मीटर हो जाता है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हो गया और बटा में क्या हो गया,
चार्ज है तो कूलम और कूलम तो 2 कूलम हो गया, तो कूलम स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यही तो मेरा इसका यूनिट निकल के आ गया। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा कूलम स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, यानी अगर इसको अगर ऊपर लेके चल जाते हैं, बटा के ऊपर में लेके चल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम के पावर -2। ठीक है, कूलम के पावर -2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, न्यूटन मीटर और कूलम के पावर -2, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम के पावर -2 ए ऑप्शन में दे रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे यहाँ पे। यहाँ ये इस फार्मूला को आपको याद रखना, एफ बराबर जो हो गया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, Q1 Q2 और बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसी में हम इसका जो वैल्यू के बराबर होता है, तो के बराबर हम क्या लिख लिए, एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2। यहाँ से यहाँ के बाद फिर फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर का हो गया मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर हो गया। तो ये यूनिट मेरा आ गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किसने क्वांटम सिद्धांत पर किया, रदरफोर्ड ने, ओम ने, आइंस्टीन ने, इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, खुद से सोचिए पहले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आइंस्टीन होगा। ठीक है, आइंस्टीन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आइंस्टीन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यानी विद्युत प्रभाव का व्याख्या क्वांटम सिद्धांत पर किसने किए थे, तो आइंस्टीन ने किए थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। तो इसका पहला ऑप्शन है लैम्डा बराबर h/mv, दूसरा मतलब लैम्डा बराबर hmv और तीसरा मतलब लैम्डा बराबर hv और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होता है लैम्डा बराबर जो होता है h/mv होता है। ठीक है, h/mv आप इसे याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, h/mv लैम्डा बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि तप्त तार अमीटर का कार्यविधि किस पर आधारित है। तप्त तार अमीटर जो है वह किस पर आधारित है, धारा का उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित विद्युत पर। तो इसका तप्त तार अमीटर का जो कार्यविधि है वह धारा का उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, धारा का उष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि किस धारा का आवृत्ति समय के साथ परिवर्तन होता है, किस धारा का आवृत्ति जो है समय के साथ परिवर्तन होता है। तो दिष्ट धारा का, प्रतिवर्ती धारा का, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो समय के साथ परिवर्तन कह रहा है ना, तो समय के साथ परिवर्तन जो होता है प्रतिवर्ती धारा में होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यही अगर समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, किस करंट में होता है, तो वह जो होता है दिष्ट धारा में, यानी डायरेक्ट करंट में हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना डायरेक्ट करंट में जो होता है आवृत्ति का जो है समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आवृत्ति के साथ समय में परिवर्तन होना चाहिए, तो वह प्रतिवर्ती धारा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कर रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो देखिए अभी जस्ट आपको हम बताए थे, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें चुनना है कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वह क्या होगा। तो जस्ट अभी आपको पीछे हम बताए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम क्या बताए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यह कांस्टेंट है, यानी इसका कोई मैंने यूनिट नहीं होगा, जो यूनिट होगा वह एप्सिलॉन नॉट का होगा। तो यानी 1/के एप्सिलॉन नॉट ये है। ठीक है, तो इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे, इन्वर्स का मैंने उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर जो हो जाएगा कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही हो गया। तो अगर आपको इसको और अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कूलम स्क्वायर और न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2। देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, तो हमें देखिए डी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2 और कूलम स्क्वायर। तो डी ऑप्शन में दे रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, अच्छा तरह से इसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे याद नहीं करना, आपको समझना किस तरह से हम आपको बताएं फॉर्मूला से, उसी तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप याद करते हैं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आपको समझना है, आपको समझ कर यूनिट निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, फोटोन की ऊर्जा है। तो ई बराबर जो फार्मूला आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे, एच न्यू। ठीक है, तो यही तो मेरा एनर्जी है। ठीक है, फोटोन का एनर्जी, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एच न्यू। और इसको और मोड लिख सकता है HC/लैम्डा भी लिख सकता है। ठीक है, ये भी आप याद रखें, ई बराबर HC/लैम्डा। तो मेरा ये भी अगर ऑप्शन रहे तो आप उसे टिक करिएगा। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, 18 में कह रहा है इनमें से कौन आवेश रहित है, यानी कौन जो है न्यूट्रल है, इनमें उस पर कोई चार्ज नहीं है, अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन या प्रोटॉन। तो अल्फा कण पर तो जानते होंगे कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव और
बीटा पार्टिकल पर जो होता है वह निगेटिव चार्ज होता है, और फोटोन पर जो होता है कोई भी चार्ज नहीं, यानी न्यूट्रल होता है, ठीक है। और प्रोटॉन भी होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो मेरा आंसर मिल गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह जो होता है न्यूट्रल होता है फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर 19 में कह रहा है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने, मैक्स प्लांक ने, रदरफोर्ड ने, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक होता है। काफ़ी बार आपको करा चुके हैं दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग खुद बताइए। वाट सेकेंड होता है, जूल सेकेंड होता है, या जूल पर सेकेंड होता है, या वाट पर सेकेंड होता है? तो प्लांक नियतांक का जो यूनिट होता है वह जूल सेकेंड होता है। तो कौन सा ऑप्शन में? बी ऑप्शन में दिया हुआ, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर 21 में कह रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, या न्यूटन पर कूलम होता है? तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर, वोल्ट होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, वोल्ट होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर 22 में कह रहा है कि फोटोन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्ध्य, या इनमें से कोई नहीं? तो फोटोन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका जो है आवृत्ति मैंने अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है एक्स किरणें बनी है, एक्स किरणें बनी है ऋणाविष्ट कणों से, धनाविष्ट कणों से, विद्युत चुंबकीय विकिरण से, या इनमें से कोई नहीं? तो एक्स किरणें जो बनी है यह जो होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण से बनी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, विद्युत चुंबकीय विकिरण से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है। और अगर आप मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कह रहा है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? 1 होता है, 0 होता है, अनंत होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वह 0 होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर 25 में कह रहा है कि फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल आधारित है तब प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, और धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर? तो फोटो सेल आधारित जो होता है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए 25 प्रश्न आपको हम डिस्कस किए हैं, तो 25 में से आपको कितना आंसर आपको सही हुआ है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर 26 में कह रहा है कि निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है डायनेमो, दूसरा ऑप्शन है विद्युत मोटर, और तीसरा ऑप्शन है अमीटर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है, आपको इसमें करेक्ट आंसर चुनना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्लीज़ इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और 25 प्रश्न में से कितना सही हुआ वो भी हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। ताकि आपका किस तरह से तैयारी चल रहा है हमें पता चले, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि और उन्हें बोलिए कि आप भी टेस्ट दो इससे और बताओ कि कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करके उनसे भी उनका स्कोर जरूर पूछिएगा, ठीक है। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आप लोग के पास समय कम है तो प्लीज़ आप धैर्य के साथ अपना स्टडी जारी रखिए, आपको जरूर आप एग्जाम में बेहतर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।